हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेस्पिरेशन पे। दोस्तों इससे पहले हमने अपने न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में एनसीईआरटी की बुक से एक्सप्लेनेशन कर दिया है। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें जो कॉन्टैक्ट दिए गए हैं वहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली लाइव होकर पूछ सकते हैं। दोस्तों हम इन सारे वीडियो के एक्सप्लेनेशन के अलावा अपनी ऐप के ऊपर भी इनके एक्स्ट्रा नोट्स के रूप में डिटेल स्टडी के बारे में नोट्स के रूप में क्वेश्चन आंसर के रूप में अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहाँ ऐप से भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रेस्पिरेशन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट में एक एक्टिविटी दी गई है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में एक्टिविटी नंबर 6.4 है। इसमें दिया गया है टेक ए सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है जो फ्रेशली तैयार किया गया हो। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, इसके अंदर आपको एयर ब्लो करनी है, यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में हवा भरनी है, हवा फ्लो करनी है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर मिल्की होने में जो टाइम लगता है उसको आपको नोट करना है कि वो दूधिया कब हो जाता है। मिल्की मतलब दूधिया, ठीक है। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब है जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर माउथ से एयर को ब्लो किया जा रहा है और आपको देखना है कि ये लाइम वाटर कब मिल्की हो जाता है। मिल्की का मतलब होता है दूधिया, कि दूध के कलर का हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए, यूज ए सिरिंज और पिचकारी पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है जो ये दिखाई गई है, इसमें पिचकारी या एक सिरिंज से वापस इसमें एयर ब्लो की गई है और यहां पर भी सेम नोट करना है कि कितनी देर बाद ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, यानी कि दूधिया कलर का हो जाता है। तो दोस्तों इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है अपनी ऐप के ऊपर, आप वहां से हमारा डिटेल देख सकते हैं। यहां हम इसका रिजल्ट आपको बता देते हैं। नोट हाउ लॉन्ग टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टर्न मिल्की, इसको दूधिया होने में कितना टाइम लगेगा। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वी ब्रीथ आउट। जैसा किसने यहाँ पर हिंट दिया है कि हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो आप देखोगे कि जब हम माउथ से ब्लो करते हैं तो मिल्की हो जाता है कुछ ही टाइम के बाद, यानी कि दूधिया हो जाता है। लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एयर फ्लो करते हैं तो वो दूधिया कलर का हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां पर प्रिपेयर हो जाता है कि व्हाई द कलर ऑफ द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। तो हम आपका आंसर इसको लिखते हैं, ड्यू टू द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की। अगली एक्टिविटी पे आते हैं दोस्तों। तो आप यहां पर देख रहे हैं एक्टिविटी 6.5, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। शुगर, फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन, यानी कि दोनों एक तरह से क्या है, शुगर है ना, मीठी चीजें हैं। इनमें यीस्ट को ऐड करना है जो कि एक फंगस है। टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब, इस मिक्सचर को, यानी कि फ्रूट जूस हो या आपका शुगर सॉल्यूशन है, उसमें ईस्ट पाउडर ऐड करके और आप उसको टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। फिटेड विद ए वन होल्ड कॉर्क, एक ऐसा, ये जैसे सपोज करते हैं हम, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये आपने शुगर सॉल्यूशन और यीस्ट लिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ये कॉर्क लगा हुआ है और इस कॉर्क के अंदर सिर्फ एक ही होल है, वन होल कॉर्क से ढका हुआ। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। सॉरी, यहां से आते हैं, फिट द कॉर्क विद ए बेंट ग्लास, वन होल्ड कॉर्क में। उसके बाद सेकंड ये पॉइंट रह गया था हमारा, फिट द कॉर्क विद ए बेंट ग्लास ट्यूब। अब इसको एक बेंट ग्लास ट्यूब, जो कि कुछ इस तरीके से होती है, इसके साथ बैंड कर जोड़ना है, होल में लगाना है। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब इसको आपको, ये बैंड ग्लास ट्यूब थी, इसको आपको दूसरी किसी में लगाना है जिसके अंदर लाइम वाटर था। व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक दिस चेंज टू अकर्स। तो आपको ये नोट करना था कि इस लाइम वाटर के साथ क्या होता है, ये आपको नोट करना था, और इसका जो भी घटना घटती है उसे घटने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि लाइम वाटर में जब हम लाइम वाटर के साथ
अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स मिल्की, तो ये दूधिया हो जाता है। शुगर सॉल्यूशन को यीस्ट फर्मेंटेड करता है, फर्मेंटेड करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होके ये जो ग्लास की ट्यूब होती है इसके थ्रू और आ जाती है हमारे पास लाइम वाटर में। लाइम वाटर में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती जाएगी तो लाइम वाटर अगेन मिल्की हो जाएगा। ये भी सेम एक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। ओके दोस्तों, डिटेल एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन आवर डिटेल वीडियोस, you can subscribe or watch there. We have discussed nutrition in organism in some last section. पिछले सेक्शन में हमने न्यूट्रिशन पे डिस्कस किया था। The food material taken during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है। तो हम बता चुके हैं न्यूट्रिशन की जरूरत इसलिए होती है ताकि डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को लिए एनर्जी मिल सके। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस डिफरेंट वे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन को। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन, कुछ एनिमल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं ग्लूकोज में कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज को तोड़ने में, शुगर को, फूड को तोड़ने में ग्लूकोज में और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। सम यूज अदर पाथवे, कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जो इस चीज को दूसरे तरीके से करते हैं। दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जो बिना ऑक्सीजन इन्वॉल्व किए फूड को यूटिलाइज करते हैं। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इन 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट। अब देखिए, इसने हमें बताया कि पहले स्टेप में हमारे पास यहां पर ग्लूकोज होता है जो कि हमें न्यूट्रिशन से मिला। इस पर इन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया। ग्लूकोज क्योंकि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और इसे पायरुवेट या पायरुविक एसिड में तोड़ा गया जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके, इस बात को, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल होती है। कहां पर होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। फर्दर द पायरुवेट में कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अब पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यानी कि ये पायरुवेट है और ये कन्वर्ट हो जाता है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस यीस्ट में होती है और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी कि हम यहां पर लिखते हैं कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट या यीस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि यहां पर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, यीस्ट जैसा कि हमने देखा यहां पर ऑक्सीजन की अब्सेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था यीस्ट, ठीक है, शुगर को। यही प्रोसेस यहां पर इन्होंने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दी गई है। Since this process takes place in the absence of air, means no air is present, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, it is called anaerobic respiration। इस प्रोसेस को हम anaerobic respiration कहते हैं। Breakdown of pyruvate using oxygen, अगर ऑक्सीजन हो, जैसे यहां पर absence of ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये रिएक्शन कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो दोस्तों this reaction is called, this types of respiration is called aerobic respiration। I hope you understand। इस दोनों प्रोसेस को हम अगले पेज पर एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि इसमें यहां पर दिया भी गया। प्रोसेस ब्रेकअप इन द 3 कार्बन पायरुवेट molecules to give 3 molecules of carbon dioxide
द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। जैसा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो 3 मॉलिक्यूल्स क्या दे रहा है, मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। दोस्तों ये पूरी की पूरी रिएक्शन यहां पर एक्सप्लेन की गई है, मैं इसको यहां पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं और डिफरेंस भी हम कर लेंगे। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज ए लोड ग्रेटर देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसमें रिलीज होने वाली एनर्जी, क्यों, फूड को हम एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं और फूड को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारी कौन हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन। या तो उसकी प्रेजेंस है या एब्सेंस है, अगर प्रेजेंस है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, जबकि इसकी एब्सेंस में थोड़ी कम एनर्जी निकल रही है जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। समटाइम व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी, ऑक्सीजन की कमी, जैसे आवर मसल सेल्स, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। तो यहां पर भी हमारे शरीर में जो पायरुवेट था, सेल्स के अंदर जो पायरुवेट था उसका ब्रेक डाउन होता है। हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच आल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये भी लैक्टिक एसिड बनता है। दिस बिल्डअप लैक्टिक एसिड और मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉज द क्रैम्प। अब देखो दोस्तों इसने कितनी अच्छी बात कही, हम आपको कई बार देखते हैं कि कोई तेज दौड़ता दौड़ता अचानक गिर जाता है और पूछने पर बताता है कि उसके पैरों के अंदर जकड़न हो गई है, उसके पैर रुक गए हैं। या कई बार हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए हाथ या तो हमारे रह जाते हैं या बैंड रह जाते हैं, रुक जाते हैं, मीन्स यहां पर हमारे हाथों में जकड़न हो जाती, क्रैम्प, अकड़ जाते हाथ। क्यों, क्योंकि जितनी फास्ट हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, उतनी तेजों से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ग्लूकोज पायरुवेट में बना था और पायरुवेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रहा था वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसलिए वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है और ये लैक्टिक एसिड कॉज करता है क्रैम्प। ठीक है दोस्तों, उसी चीज को जिक्र किया है। दोस्तों अब यहां पर ये जो 3 प्रोसेस आई, कौन कौन सी 3 प्रोसेस थी दोस्तों, तीनों प्रोसेस यहां पर लिखी गई है। फर्स्ट देखिए, ग्लूकोज का जो कि खाना था, जो कि हमने न्यूट्रिशन से लिया, सारे के सारे स्टेप 1 बाय 1 एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन की प्रोसेस से क्या लिया था, न्यूट्रिशन मींस फूड, जो हमें कहां से मिला, प्रोड्यूसर से लिया। हमने क्या लिया, स्टार्च लिया, जिसको हमने ब्रेक डाउन किया किसमें, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड में चला गया है, ब्लड इसको हर सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। अब सेल के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। जैसे ग्लूकोज किसी सेल के पास पहुंचता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुवेट एसिड में टूटता है और इस प्रोसेस को दोस्तों ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ग्लूकोज का स्प्लिटिंग, ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। Glucose is a 6 carbon molecules which is break down into 3 carbon molecules which is known as pyruvate. This process is taken place into the cytoplasm and this is called glycolysis. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, what do you mean by the glycolysis? Where is glycolysis occurs? Breaking of glucose into pyruvate is called glycolysis. Glycolysis takes place into the cytoplasm of the cells. Glucose is split into the 3 carbon compound pyruvate. 3 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर। Now पायरुवेट से एनर्जी लेने की 3 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस दिया है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन यहां पर एब्सेंट है। ये प्रोसेस यीस्ट में होती है और क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यीस्ट के अंदर पायरुवेट से हमें मिलता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी,
एनर्जी मिलती है वो मिलती है वेरी लेस, जो एनर्जी हमें मिलती है वो मिलती है लेस, और इसका जो नंबर होता है वो लगभग 2 ATP मॉलिक्यूल्स होता है। ATP इज द एनर्जी करेंसी। वी विल डिस्कस अबाउट ATP इन स्लाइटली लेटर हेयर। ओके दोस्तों, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ना तो ऑक्सीजन खत्म है, अब्सेंस है, और ना ही प्रेजेंट है, लेकिन कमी हो गई। ये इनकी थोड़ी देर के लिए थी और फिर कमी हो गई सडनली, जैसा मसल्स में हमने पढ़ा, तो ये मसल्स में हो रही है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इससे क्या बना, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अगेन एनर्जी की अमाउंट यहाँ पर वेरी लेस होती है, और ये भी लगभग 2 ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है, यानी कि लेस एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ओके दोस्तों, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रैम्प, तो क्रैम्प का रीजन होता है लैक्टिक एसिड। ओके, नाउ थर्ड प्रोसेस है पायरुवेट ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड aerobic respiration, or this reaction takes place into the mitochondria of the cell, which release carbon dioxide, water and high amount of energy। और आपसे पूछा जाता है कि amount of energy कितनी है, तो ये almost 38 molecules of ATP के बराबर होती है। ओके दोस्तों, तो ये आपका डिफरेंस कर सकते हैं हम यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो देखो दोस्तों, बड़े सिंपल डिफरेंस हमने यहां पर लिखे हैं, यहीं पर आ गए। क्या आ गए? फर्स्ट डिफरेंस इन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक टेक्स प्लेस इन द absence of oxygen। Aerobic respiration takes place in the mitochondria of the cells, anaerobic respiration takes place in the yeast या in cytoplasm of the cells। Aerobic respiration produce carbon dioxide, less energy, produce less energy। Aerobic respiration produce high energy, 38 molecules of ATP, high energy। Anaerobic respiration produce ethanol and carbon dioxide as byproduct। Aerobic respiration produce carbon dioxide and water as a byproduct। तो दोस्तों यहाँ पर 4 से 5 डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन भी है और इसमें दिखाए गए हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो दोस्तों, ये सारी की सारी सेल्स में हो रही थी, तो हम इनको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इमीडिएटली यूज टू सिंथेसिस ए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी किसमें, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी को हमारी सेल्स एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करके रखती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी टू द सेल, जो सेल की सभी एक्टिविटी के लिए एनर्जी देती है। जैसे पावर हाउस से हमें मिलती है ना एनर्जी, तो वो सप्लाई करता है। सेम हमारे शरीर का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो इतनी एनर्जी को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलती है उसको स्टोर करता है। कई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है तो उसको स्टोर करता चला जाता है और एटीपी बनाता जाता है, और वो एटीपी हमारे शरीर की अलग अलग सेल्स को अलग अलग प्रोसेस के लिए रिलीज होती जाती है। इसीलिए दिस इज द सोर्स, हम ये कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, विच इज यूज टू फ्यूल, जो ईंधन का काम करती है। इन दीज प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे या 38 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, यूटिलाइज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन केमिस्ट्री एक्सप्लेन किया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एटीपी के बारे में आता है। एटीपी से पहले मैं अगर ऊपर के क्वेश्चंस की थोड़ी सी डिस्कस करूं आपसे, तो यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चंस और कर चुके हैं। जैसे हम यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, रेस्पिरेशन में भी हमारे पास एनर्जी मिलती है और बर्निंग में भी एनर्जी निकलती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आगे आते हैं हम एटीपी। एटीपी जो कि वहां पर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। ये इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं सेलुलर प्रोसेस में। The energy released during the process of respiration is used to make ATP molecules from ADP। ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर और क्या बनाती है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP। हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का मॉलिक्यूल से बनाती है। आपसे क्वेश्चन आता है कि एनर्जी करेंसी क्या है, ATP या ADP? तो आंसर बेटा ATP ही होगा, न कि आपका ADP। ओके। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव द रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक इस रिएक्शन को, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके और हमारी अलग अलग, जैसे एक्सक्रीशन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर, बहुत सी प्रोसेस हो रही है, उन सभी के लिए एनर्जी चाहिए। वो कहां से मिलती है, ATP से मिलती है। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल रिलीज। जब हमारा ATP मॉलिक्यूल टूटता है, यानी कि इसका अगर हम रिवर्स करें, तो हमारे पास जो एनर्जी निकलती है वो 30.5 किलोजूल पर मोल ऑफ ATP से मिलती है। इतनी एनर्जी हमें मिलती है पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। थिंक ऑफ हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी। अब देखो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि पावर हाउस, यहां पर कहा कि बैटरी कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, कैन प्रोवाइड एनर्जी। देखो बैटरी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेज, जैसे कि आपने बैटरी से बहुत सी चीजों को घर की जोड़ा गया होगा, उनके लिए अलग अलग सोर्स, अलग अलग अमाउंट में एनर्जी यूज कर रही है, तो बैटरी उन सबको अलग अलग अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कैसे, कुछ ऐसा ही हमारे बॉडी के अंदर है। It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on, जो अलग अलग टाइप की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका फैन है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बल्ब है आपको, जो लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को चलाने का काम कर रही है। सिमिलरली ATP कैन यूज्ड इन द सेल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो एनर्जी जो हमें ATP से मिलती है वो मसल्स के काम करने में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आ रही है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में काम आ रही है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, हमारे इंपल्स को एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करने के काम आ रही है, और इसके अलावा और भी बहुत सी मैनी अदर एक्टिविटीज के लिए ये एनर्जी काम आती है। और ये एनर्जी कहां पर है, ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में है। किस फॉर्म में है, ATP की फॉर्म में है। कैसे बनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन से बनी है। और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need ensure that there is sufficient intake of oxygen। क्योंकि aerobic respiration के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो पहले ये होता है कि aerobic respiration को ऑक्सीजन मिलने की पूरी गारंटी होनी चाहिए, यानी कि वो ये श्योर करते हैं कि उनको ऑक्सीजन मिल रही है नहीं है। हम भी aerobic respiration करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, इसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, We have seen that plant exchange gases through the stomata। अब देखो बेटा, ये है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में प्लांट का हर पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ा या एक स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो देखो लीफ में क्या है, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा हम पढ़ चुके हैं, तो वहां से उसका फंक्शन भी पढ़ चुके हैं कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं।
and the large intercellular space ensure that all cells in contact with air, और इंटरसेलुलर स्पेस जिसके अंदर एयर भरी हुई होती है वो ये इंश्योर करते हैं कि सभी पार्ट ऑफ सेल्स को अमाउंट ऑफ एयर सफिशिएंट सप्लाई की जाए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर, और स्टोमेटा से सेल के अंदर या सेल से स्टोमेटा के बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए थे, हम आगे भी इसमें वीडियो बना चुके हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर, ये सेल्स के अंदर जाती है, सेल से दूर जाती है, ठीक है। तो दोस्तों द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट की रिक्वायरमेंट पे और एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है डिफ्यूजन की प्रोसेस, यानी कि हायर कंसंट्रेशन जहां होगी उस तरफ। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं करते प्लांट। अकरिंग सो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। अब देखो अकरेंस CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर, CO2 एलिमिनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना एक मेजर एक्टिविटी बन जाती है। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो लेंगे नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लगातार निकलती रहेगी। क्यों निकलती रहेगी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू निकलती है और रेस्पिरेशन कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। जबकि फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे, क्यों? क्योंकि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्योंकि सनलाइट दिन में ही होता है दोस्तों, तो रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो रात को भी निकलेगी और दिन में भी निकलेगी। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो दिन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी उसको फोटोसिंथेसिस में काम ले लिया गया है ना। तो अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिबरेटेड ड्यूरिंग द डे इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड। तो जो ज्यादा है जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की तो कुछ अमाउंट में बाहर से भी ली जाती है। हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में निकली प्लांट ने दिन में, वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर ली, लेकिन वो कम थी इसलिए बाहर एनवायरनमेंट से भी यूज किया। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, लेकिन ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है, तो कुछ ऑक्सीजन को वो फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं और एक्सेस जो ऑक्सीजन है उसे लिबरेटेड कर देते हैं दिन में। तो दिन में क्या है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए और ऑक्सीजन देते हुए दिखाई देते हैं, या हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड। एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स है फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर गेटिंग rid of the carbon dioxide produce। कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए, get rid of मतलब छुटकारा पाने के लिए, और ऑक्सीजन को लेने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या करते हैं, ब्रीथ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जैसे धरती पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, और पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में हमने देखा, इसमें बताया कि भाई वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व है उसको इस्तेमाल करते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो धरती पर रहने वाले होते हैं वो एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन को एज ए रेस्पिरेटरी गैस इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक्टिविटी 6.6 की बात करेंगे। एक्टिविटी 6.6 आपके बुक में गिवन है, इसमें देखिए ऑब्जर्व फिश, एक मछली को ऑब्जर्व करना है आपको इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम बेटा होता है जो आप देखते हो कि घरों के अंदर वो बना के रखते हैं जिसके अंदर मछलियां घूम रही होती है, ठीक है, कांच का सा बॉक्स होता है वहां पर। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ, वहां पर मछलियां अपना माउथ ओपन और क्लोज करती है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद।
एंड द गिल स्लिट, और उसके साथ ही गिल स्लिट। गिल स्लिट होता है मछली के ऊपर, आप देखोगे कि जैसे हमारे ईयर्स होते हैं सिमिलरली लाइक ऐसी होती है, और उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं ओपरकुलम विच कवर द गिल स्लिट। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज ओपरकुलम। ओपरकुलम इज द कवरिंग ऑफ द गिल स्लिट, ये क्वेश्चन हो गया। बिहाइंड देयर आईज, उनकी आंखों के पीछे। ओपन एंड क्लोज, ये बार बार ओपन क्लोज होता रहता है। आर द टाइमिंग्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। बिल्कुल सही बात है कि जो ओपरकुलम है, माउथ है, वो एक पर्टिकुलर या एक डेफिनेट मैनर में ओपन क्लोज होता है, तो डेफिनेटली होता है। काउंट द नंबर, आपको काउंट करने हैं ऑफ टाइम्स की कितनी बार फिश ओपन्स एंड क्लोज इट्स माउथ इन ए मिनट। एक मिनट में फिश कितनी बार अपने माउथ को ओपन और क्लोज करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फिश एक मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन करती है, यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है। कंपेयर दिस नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ एंड आउट इन ए मिनट्स, और इस नंबर को जो कि आप फिश में काउंट करेंगे उसे अपने से कंपेयर करना है कि हम एक मिनट में कितनी बार एक्सहेल और इनहेल यानी कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेस हमने फिर से अगेन अपने अलग वीडियो में दी गई है डिटेल में, और आप आगे भी इसको पढ़ने वाले हैं कि हम कितनी बार रेस्पिरेशन करते हैं इन ए मिनट। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो बेटा ये तो सबको पता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से कम होती है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि व्हाई द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है वाटर में वो कम है और उसको लेने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो रेस्पिरेशन हो गया फास्टर। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू द वाटर वो ज्यादा होती है, उसे आसानी से लिया जा सकता है, तो कम फोर्स कम ताकत की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है? फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ओके, fishes takes in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood। और ये ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है वाटर में वो ली कैसे जाती है? जैसे अभी पिछली एक्टिविटी में पढ़ा, फिश एक रेगुलर इंटरवल के बाद माउथ ओपन और क्लोज करती है। माउथ ओपन किया, वाटर इसके अंदर पास हुआ, ओपरकुलम से होता हुआ, गिल स्लिट से होता हुआ और बाहर निकलेगा। तो जो वाटर फिश के माउथ में एंटर हुआ वो गिल स्लिट के पास होने के बाद उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया जाता है और फिर वापस निकाल दिया जाता है, फिर पानी वापस अंदर जाता है और इस प्रोसेस से वो रेस्पिरेशन कर लेती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। हम एटमोस्फेरिक यानी कि टेरेस्ट्रियल में हम अपनी बात कर रहे हैं, या कोई भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करता है, जिसमें हम भी आते हैं टेरेस्ट्रियल में। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। अब देखो यहां पर भी एक बात आ गई कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वे यानी कि रास्ते हैं जिससे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो? All these organs have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। हर एक ऑर्गेनिजम्स के पास एक अलग से स्ट्रक्चर होती है जो इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिच होती है उसे लेने के काम करते हैं, लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे हमें लंग्स हो गया वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place
across this surface the surface is very fine। ये कैसी होगी? वेरी फाइन एंड डेलिकेट, जो डेलिकेट लचीला हम कह सकते हैं वो सरफेस, ताकि वो फोल्ड हो सके, एरिया बढ़ा सके, एरिया कम कर सके, और बहुत ही फाइन, ताकि ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से लिया जा सके। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस विद इन द बॉडी, और जो कि शरीर के अंदर होगी ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो देयर हैव ए टू बी पैसेज दैट विल टेक्स एयर टू दिस एरिया, और वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होगा, जैसे अपने नाक से होती हुई एयर लंग्स में पहुंचती है, और लंग्स शरीर के अंदर है, तो एक रास्ता बन गया जाने के लिए। सभी लिविंग ऑर्गन्स जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता भी होता है, एक पर्टिकुलर रास्ता होता है। इन एडिशन देयर इज ए मैकेनिज्म, साथ में एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस भी होगी कि कैसे जाएगी। फॉर रिमूविंग एयर इन एंड आउट, कि ये ऑक्सीजन, ये एयर वहां तक पहुंचेगी कैसे और वहां से आएगी कैसे। ऑफ दिस एरिया द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, जहां पर इसको एब्जॉर्ब होना है वहां तक जाने का, और वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड का आने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी होगा। इन ह्यूमन बींग्स, अपनी बात आ गई है भाई, ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। तो बेटा ये दो ओपनिंग नोस्ट्रिल है, ठीक है, नोज की जो ओपनिंग है इनको नोस्ट्रिल कहते हैं। ये है जहां से ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट द लाइन द पासेज। नोज से जैसे ही एयर अंदर जाती है तो नोज के अंदर प्रेजेंट है दो स्ट्रक्चर, एक होता है म्यूकस, एक होता है हेयर्स। तो हेयर से पास होके एयर आगे पहुंचती है, और म्यूकस से भी उसको जाना पड़ेगा। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, जो इस प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस? ऑक्सीजन का बाहर से अंदर जाने में हेल्प करता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट एंड ऑन टू द लंग्स, और यहां से फिर गले में, जिसको आप फेरिंग्स या लैरिंग्स कहते हैं, और फिर आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंटेड इन द थ्रोट, गले के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज आपको पता ही है, बोन से सॉफ्ट और मसल से हार्डन स्ट्रक्चर होती है। दीज एंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। ये एक क्वेश्चन होता है, ठीक है बेटा, दो क्वेश्चंस होते हैं यहां पर हमारे हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया ह्यूमन बींग्स में, यही से करते हैं हम पहले, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि हमने लिखा था ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज फास्टर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें एग्जांपल फिश का देकर पूछा जा सकता है या फिश का पूछा जा सकता है। दूसरा हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ एयर, कहाँ पर होता है, तो हर ऑर्गेनिज्म में उसके लिए अलग अलग ऑर्गन बनाए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन ह्यूमन का आ गया है, ह्यूमन में ऑर्गन ऑफ इनटेक क्या है? नोस्ट्रिल है, ठीक है, और नोस्ट्रिल में दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको एक हेयर्स और म्यूकस कहते हैं, जो एयर को वार्म अप करते हैं और जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं जर्म्स से, यानी कि जो एक्स्ट्रा डिजीज कोजिंग पैथोजेंस या अदर चीजें जाती है उनको कुछ को ट्रैप कर लिया जाता है बाय हेयर्स, और कुछ को म्यूकस के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आगे जाती है, आगे जाते पर हमारे पास थ्रोट है, और थ्रोट के अंदर फिर क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, जो इस रास्ते को इस तरीके से चिपकने से रोकती है, यानी कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी ये जो एयर पैसेज है वो बिल्कुल आपस में कोलैप्स ना हो, उसे रोकने का काम कार्टिलेजिनस विंग करती है। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स गले के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको आप इस डायग्राम से आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए नेजल पासेज, जिसको आप नोस्ट्रिल भी कह सकते हो, और यहाँ से हुए थ्रोट्स में आती है, ये आपकी माउथ कैविटी हो गई, थ्रोट को आप फेरिंग्स या लैरिंग्स कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, दी जाती रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ओके। यहाँ ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है? इसको कोलैप्स होने से रोकने का काम करती है। तो ये पूरा का पूरा मैं डायग्राम एक बार समझा देता हूँ। नेजल पासेज जहाँ से एयर एंटर करती है, माउथ कैविटी जहाँ पर सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स जो कि
एक कॉमन पासेज है ट्रैकिया का और इसोफेगस का, फूड पाइप का। लैरिंग्स जिसको कंठ कहते हैं और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रैकिया जिसको आप विंड पाइप कहते हो। ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में जिसको आप ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई फिर से अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है जिनको ब्रोंक्यूल कहते हैं, और ब्रोंक्यूल टर्मिनेट होती है एल्वुलर सैक में, और एल्वुलर सैक टर्मिनेट हो जाती है एल्वुलाई में, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और एल्वुलाई इज नोन एज द यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। उसके बाद लंग्स के बाहरी तरफ ये डायफ्राम होता है, ठीक है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर रिब्स होती है, जो बोन्स होती है, जिसको हम रिब्स केज कहते हैं, जो इस तरीके से लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों इसको हमने पूरा डिटेल, हर एक ऑर्गन्स की डिटेल और इनके डायग्राम को फर्दर हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप वहां से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे इसमें। Within the lungs, the passage divides into the smaller and smaller tube, which finally terminate in a balloon-like structure, which are called alveoli. जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बता दिया आपको, alveoli. Alveoli is the unit of the respiration, जहां पर exchange of gases होता रहता है। The alveoli provide surface area where exchange of gases can take place. यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हो गया और आंसर भी आता है। Name the place where exchange of gases takes place into the alveoli. What is the unit of respiration? Alveoli. The wall of the alveoli contain an extensively network of blood vessels. जैसा कि आप देखते हैं कि जो alveoli होती है इस तरीके से, तो इन alveoli में इस तरीके से बहुत ही माइन्यूट ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, जहां पर ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है। alveoli से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, एज वी हैव सीन अर्लियर ईयर, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स। बेटा अब यहां पर आ गया मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को हमने 2 पार्ट्स में बांटा, जिसको हमने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहा, या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। मैंने 3 नाम बताए, इनहेलेशन, इंस्पायरेशन और ब्रीथ इन, तीनों एक प्रोसेस है। एक्सपायरेशन, ब्रीथ आउट और एक्सहेलेशन, ये तीनों एक ही नाम है। इसको मैकेनिज्म यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना 2 प्रोसेस में हमने बांट दिया। तो सबसे पहले है जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, यानी कि ब्रीथ इन कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो क्या चेंजेस हमारे लंग्स पर दिखाई देते हैं। देखा पहला चेंजेस क्या दिखाई देता है, वी लिफ्ट आवर रिब्स। रिब्स जब हम सांस लेते हैं, ये रिब्स बाहर ऊपर की तरफ उठ जाती है। एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दबाव पड़ता है और ये फ्लैट हो जाता है। एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। एज ए रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस एयर सक्ड इन टू द लंग्स, और जिसके कारण एयर लंग्स के अंदर चली जाती है, अब्जॉर्ब कर ली जाती है, सक्ड कर ली जाती है। देयर आर 4 चेंजेस। इनका रिवर्स करेंगे तो ब्रीथ आउट हो जाएगा। आई रिपीट, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो लिफ्ट अवर रिब्स, हम अपने रिब्स ऊपर उठाते हैं, डायफ्राम फ्लैटेंड, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर ड्यू टू विच एयर सक्ड इन, ऑक्सीजन अंदर आ गई है। 4 आपने यहां पर चेंजेस देखे हैं। लंग्स एंड फिल्स एक्सपेंडेड एल्वुलाई, जिसके कारण फैली हुई एल्वुलाई के अंदर एयर भर जाती है, फिल हो जाती है, और वहां से द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई alveolar is taken up by the blood, the alveolar blood vessels to the transported all the cells in the body. अब एल्वुलाई के पास नेटवर्क था ब्लड वेसल का, ब्लड वहां से ऑक्सीजन को लेता है और अलग अलग सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। साथ में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए भी एल्वुलाई के पास लेके आता है।
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा थी और एल्वुलर सैक में कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलाई को दे देता है। एल्वुलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड कम, ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो ऑक्सीजन ज्यादा थी, ब्लड के पास ऑक्सीजन कम थी, ऑक्सीजन एल्वुलर सैक से निकल के, एल्वुलाई से निकल के और ब्लड में आ जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब यहां से ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेफ्ट आउट, जब अंदर ली तो ये चेंजेस हुए और बाहर जाएगी तो इसका रिवर्स। द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखो यहां पर ब्रीथ आउट का मैकेनिज्म नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ब्रीथ आउट, यानी कि व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर देन रिब्स, यहां पर लिफ्ट अवर रिब्स थी, यानी कि रिब्स बिकम्स ओरिजिनल पोजीशन, फ्लैटेंड था, डायफ्राम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। एयर एल्वुलर कैविटी बिकम्स स्मॉलर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्ड आउट, क्योंकि यहां ऑक्सीजन सक्ड इन थी तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्ड आउट। अब इन दोनों प्रोसेस में चाहे ऑक्सीजन आ रही है या ऑक्सीजन जा रही है, दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट रहती है, किसमें, लंग्स में, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? आफ्टर द ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द लंग्स आर कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम्स, दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। और ये किस काम आती है? ताकि ऑक्सीजन आने और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने में जो भी टाइम लगे उसको मेंटेन किया जा सके। When the body size of animal is large, जब शरीर का साइज बढ़ जाता है, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all part of the body। और देखो जैसे कि हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन से क्या होता है, एक सेल से एक पार्ट से दूसरे सेल में जाता है। लेकिन क्या बड़े एनिमल्स के लिए डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होना सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस होगी तो हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन नहीं हो सकता बड़े ऑर्गेनिजम्स में। इंस्टीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करते हैं। यहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और ब्लड ही ऑक्सीजन को लेता है। टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यू विच आर डेफिशिएंट ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन को लेकर और अलग अलग ऑर्गन्स तक जाता है, अलग अलग सेल्स तक जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके रेस्पिरेशन आउट करने के लिए लंग्स में लेकर आता है, एल्वुलाई में लेकर आता है। इन ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड का कलर प्रोवाइड करता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, विच हैज ए वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड होता है ताकि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर सके। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि लाल रुधिर कणिकाओं में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म इन आवर बॉडी। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा डिजोल्व होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हेल्प से पूरी बॉडी में होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है, इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ डिटेल्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर हमारा मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। इसमें कुछ एल्वुलर सैक और एल्वुलर के बारे में दिया गया है। इफ द एल्वुलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। जो एल्वुलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, अगर उनको हम फैला दें तो कितना एरिया, 80 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लेती है और दिखाई देती है बिल्कुल छोटी, माइन्यूट। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? तो हमारी बॉडी का सरफेस एरिया कितना होगा? कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स। तो कितनी बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस
अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस, क्योंकि बड़ा सरफेस है, अच्छी तरीके से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, और अगर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना पड़े, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 ईयर्स। देखो बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डिफ्यूजन कैसी है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कितना टाइम लगता है? 3 साल का टाइम लगेगा फॉर ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स। हमारे लंग्स से, फेफड़ों से और टोज तक पहुंचने के लिए 3 साल का टाइम लग जाएगा। क्या तब तक हम सर्वाइव कर पाएंगे? इसीलिए डिफ्यूजन इज ए insufficient process to supply the oxygen or carbon dioxide. Aren't you glad that we have hemoglobin? तो हम खुश हैं इस चीज से? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है। दोस्तों, ये हमारा रेस्पिरेशन था ह्यूमंस में और प्लांट में। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन? ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आया पहले। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन? तो यहाँ पर 2 मैकेनिज्म आते हैं हमारे पास रेस्पिरेशन के, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन प्रोसेस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करनी होती है, जो कि हमने कर दी है। ब्रीथ आउट या एक्सहेलेशन क्या होता है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द ब्लड। ये हमारा एक क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का। हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हमने अलग से वीडियो और नोट्स तैयार किए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी हमने इसको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद बेटा 2 क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हमने अपने उस वीडियो में शामिल किए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेज और वीडियो में हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, और हमने कोशिश भी की है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।